हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। दरअसल अमेरिका ने फिर दोबारा ईरान के ऊपर एक प्रहार किया है और इस बार जो प्रहार किया है उसकी वजह से मानो ईरान की कमर ही टूट गई हो। दरअसल फिर एक बार बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर और ये प्रतिबंध अगले 10 सालों के लिए लगाए गए हैं। हालांकि ये प्रतिबंध पिछले प्रतिबंधों की तुलना काफी ज्यादा व्यापक है क्योंकि अब की बार लगाए गए प्रतिबंध वैश्विक प्रतिबंध है। आइए जानते समझते हैं ईरान से जुड़ी हुई ये सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान व्हाट वाई लाइकली इम्पैक्ट। तो देखिए दरअसल ईरान के ऊपर लगाए गए हैं स्नैपबैक सैंक्शंस। कौन से वाले हैं? स्नैपबैक सैंक्शंस। तो आपको बताते हैं कि क्या होते हैं स्नैपबैक सैंक्शंस और किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की सरकार फिलहाल बहुत ही अधिक चिंता में है इसकी वजह से। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध पुनर्स्थापित किए। ये प्रतिबंध अमेरिकी प्रतिबंधों से भी व्यापक हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होंगे। तो देखिए दरअसल जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं स्नैपबैक, देखिए दरअसल जिस समय वर्ष 2015 में ईरान के साथ समझौता किया गया था परमाणु कार्यक्रम के लिए, और 2015 के परमाणु कार्यक्रम के मामले में जो समझौता हुआ था उसमें एक प्रावधान ये भी शामिल किया गया था कि अगर ईरान समझौते की शर्तों को ठीक से पूरा नहीं करता और प्रतिबद्धताओं पर अडिग नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो पिछले प्रतिबंध हैं वो अपने आप ही ईरान के ऊपर फिर दोबारा लग जाएंगे। तो अब दरअसल जो यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज है सिक्योरिटी काउंसिल के मामले में, उन देशों ने ये माना है कि ईरान अपने प्रतिबंधों को ठीक से निभा नहीं रहा है और प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहा है। इसी वजह से अब जो प्रतिबद्धताएं थी और जो चीज़ें डिसाइड की गई थी उसमें समझौते का उल्लंघन किया गया और इसी वजह से कहा गया है कि अब ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए गए हैं, यानी कि जो पिछले प्रतिबंध थे वो सारे प्रतिबंध फिर दोबारा से लागू हैं। ये प्रतिबंध व्यापक रूप से हैं और अगले 10 साल के लिए लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान के ऊपर इसके बहुत ही व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं इस एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहली बात है ईरान की कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों की परिसंपत्तियों को फ्रीज करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना। तो ये जो प्रतिबंध रहेंगे और जो संपत्ति फ्रीज होने का मामला है ये वैश्विक स्तर पर जारी रहेगा, यानी कि जो जो वैश्विक संपत्तियां होंगी देश से बाहर उन सभी को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही उन लोगों की यात्राओं के ऊपर भी प्रतिबंध रहेगा। इसमें ईरान के कुछ बड़े लीडर्स शामिल हैं और साथ ही इसके अंदर कुछ बड़े बिजनेस पर्सन्स भी शामिल हैं जिसके लिए ये पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन एक जिस प्रकार से स्नैपबैक रिस्ट्रिक्शन है तो पहले भी यूरोपीय कंट्रीज ने और साथ ही पश्चिमी देशों ने इस प्रकार के सैंक्शन लगाए थे। इसमें सीधे तौर पर कह दिया गया था कि ईरान की सभी संपत्तियों को फ्रीज कर लिया जाएगा और ईरान की एक बड़ी संपत्ति जो देश से बाहर थी उसको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया था ताकि ना तो उसका ईरान इस्तेमाल कर पाए और ना ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि पश्चिम को लगातार ये चिंता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान का ये कहना है कि मैं परमाणु हथियार नहीं बना रहा हूँ, बस मैं यूरेनियम का संवर्धन कर रहा हूँ और वो भी केवल मैं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब दरअसल इसी बीच जो टकराव हो रखा है पश्चिम और ईरान का, इसी टकराव में बड़े बड़े प्रतिबंध ईरान पर लगाए जाते रहे हैं काफी लंबे समय से। तो पहली जो खास बात है वो यही है कि प्रमुख संस्थाओं और व्यक्तियों के मामले में कहा दिया गया है कि इनकी परिसंपत्तियों को फ्रीज किया जाएगा और यात्रा प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए जाएंगे। दूसरी खास बात है हवाई एवं समुद्री मार्ग से ईरान की सरकार समर्थित जहाजों पर निरीक्षण। तो एक दूसरा प्रतिबंध ये लगाया गया कि अगर कोई भी ईरान के सपोर्ट से या तो कोई हवाई जहाज जा रहा है या फिर कोई जल मार्ग से कोई भी जहाज गुजर रहा है, अगर ऐसा कोई भी जहाज या तो वो ईरान का है या फिर वो ईरान के द्वारा समर्थित है तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच जरूर की जाएगी और जांच करने के साथ साथ ये देखा जाएगा कि क्या उसमें कोई नकारात्मक चीज़ तो नहीं है, क्या ईरान अपने किसी मंसूबे को पूरा तो नहीं कर रहा है, क्या ईरान ऐसी चीज़ें तो नहीं सप्लाई कर रहा है जो नहीं की जानी चाहिए। मतलब जब पहले जो खास छूट मिली हुई थी वो छूट ईरान के ऊपर से हटा दी गई है और ईरान का मामले में जो भी जहाज़ है चाहे वो उससे जुड़ा हुआ है या वो उसके मालिकाना हक में है, दोनों ही प्रकार के जहाज़ों को अब प्रॉपर जाँच में रखा जाएगा। चाहे कोई तेल का टैंकर भी जा रहा होगा उसके भी पूरे की पूरी निरीक्षण किया जाएगा और पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही उसको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने का आदेश भी दे दिया गया है। ईरान को कहा गया है कि आप अपने यूरेनियम के संवर्धन पे काम नहीं करेंगे, अब तक जो किया जैसा कि अच्छा भंडार हो चुका आपके पास में, अब इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगली इंपॉर्टेंट बात है बैलिस्टिक मिसाइलों की परमाणु क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्रों की लॉन्चिंग बैन। तो दरअसल ईरान को साफ समझा दिया गया कि बैलिस्टिक मिसाइलों की जो परमाणु क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र हैं, यानी कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें जो परमाणु हथियारों को दागने की क्षमता रखती हैं, उस पूरे मामले में अब आप कोई भी नया टेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि कंप्लीटली परीक्षण बैन कर दिए गए हैं। तो पहले दरअसल ईरान ने कई लॉन्चिंग वगैरह की है, कई सारी मिसाइलें हैं, बट अब नया रिस्ट्रिक्शन यही है कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई नया टेस्ट नहीं होना चाहिए जिनमें परमाणु हथियारों को दागने की क्षमता है।
और साथ ही अगली बात है बैलिस्टिक तकनीक ज्ञान के हस्तांतरण पर भी पाबंदी। तो अब ना तो ईरान को दुनिया का कोई भी देश बैलिस्टिक तकनीकें ट्रांसफर करेगा और ईरान किसी से भी नहीं ले सकता। ये कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया ईरान के ऊपर, ये बड़ा बैन है। साथ ही एक बड़ा बैन ये लगा दिया गया कि ईरान किसी भी दुनिया के देश के साथ हथियारों का लेन देन नहीं कर सकता। ना तो ईरान किसी देश को अपने हथियार बेचेगा और ना ही ईरान किसी भी देश से हथियार खरीद पाएगा। ये एक म्यूचुअल कंसेंट बनाया गया है फिलहाल सभी देशों के द्वारा कि दुनिया का कोई भी देश हथियारों के लिए भी ईरान को मदद नहीं करेगा, पूरा लेन देन बंद। तो ये वो सारे बड़े प्रतिबंध हैं जो लगा दिए गए हैं और इन प्रतिबंधों के लगने के साथ ही ईरान की सरकार बड़ी चिंता में है और नई तकलीफें अब सरकार को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से प्रतिबंधों के चंगुल से बचने का कार्य किया था ईरान की सरकार ने और काफ़ी कुछ चीज़ें अपने लिए बेहतर की थी। और 2015 के समझौते के बाद पश्चिमी देशों ने एक प्रावधान कर दिया था, एक आश्वासन दिया था कि आपकी जो संपत्ति है, आपके जो अधिकार हैं, आपका जो व्यापार है, वो सब चीज़ें ठीक कर दी जाएंगी और आर्थिक प्रतिबंधों से आपको मुक्त रखा जाएगा। लेकिन अब अंततः चीज़ें फिर दोबारा गड़बड़ा गई हैं और ईरान फिर दोबारा एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो अब प्रतिबंधों से घिरा रहेगा और वैश्विक स्तर पर उसको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाएगी, ना ही आर्थिक गतिविधियों के लिए, ना ही उसके परमाणु संवर्धन कार्य के लिए, ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए और ना ही उसके हथियारों के मामले में और ना ही व्यापार के मामले में, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर नकारात्मक प्रभाव बहुत ही व्यापक होंगे। इसके साथ ही कारण क्या है, तो क्यों लगाए जा रहे हैं प्रतिबंध इस प्रकार से ईरान के ऊपर, उसकी स्थिति समझिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि स्नैपबैक कंडीशन है सारी की सारी, यानी कि जो पिछली चीज़ें थी वो सब वापस आ गई हैं ईरान के मामले में। बट ऐसा क्यों? तो पहला मामला है कूटनीतिक विफलता। देखिए, दरअसल फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासभा की चल रही है 80वें सत्र और 80वें सत्र के मामले में दुनिया के तमाम देश एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और वो कहाँ? अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका इस बार होस्ट कर रहा है यूएनजीए के सेशन को। तो अमेरिका में जिस समय यूएनजीए के देशों के साथ में ईरान बैठा तो ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा काउंसिल के देशों के साथ में काफ़ी सारी बातचीत की, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के देशों में चीज़ों को डिस्कस किया गया और सिक्योरिटी काउंसिल ने रिव्यू किया कि किस तरह से ईरान काम कर रहा है, क्या मदद हो रही है, क्या मदद नहीं हो रही है, क्या चीज़ें ठीक है क्या नहीं। तो जब ये वार्ताएं हुई तो कूटनीतिक वार्ताएं विफल हो गई, यानी कि कूटनीतिक वार्ताएं विफल हो गई, सहमति नहीं बन पाई, समझौता नहीं बन पाया और जब चीज़ों के अंदर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आई और आपस में जब इनकी चीज़ें नहीं हो पाई पूरी, तो फिर अंत में पश्चिमी देशों का यही कहना था कि देखिए अब आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे क्योंकि चीज़ें जो है वो समझौते के तहत आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और जो भी वार्ता हमने की थी वो कूटनीतिक वार्ताएं विफल हो गई है। तो वार्ताओं का विफल होना एक बड़ा मामला था और इन वार्ताओं के दौरान जो भी देश हैं उन्होंने ये पाया है कि अब ऐसा कोई भी कारण नहीं बच रहा है जिसकी वजह से ईरान को आगे भी छूट दी जाए और छूट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए और ईरान को अपनी प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए कोई नई मोहलत दी जाए। तो अंततः फिर दोबारा यानी कि जो पिछले सैंक्शंस थे वो सारे वापस लगा दिए गए। दूसरी खास बात है पूर्व समझौतों का उल्लंघन। तो 2015 में जो समझौते हुए थे सभी का ये मानना है कि ईरान ने उनका उल्लंघन किया है, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन कहा था कि 3.5% तक ही करना, जबकि ईरान यूरेनियम के मामले में 60% तक का संवर्धन कर रहा है। और अब फिलहाल वैश्विक स्तर पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे देश ये मानते हैं कि ईरान के पास आज परमाणु हथियार बनाने की क्षमता और काफ़ी सारे परमाणु हथियार बना सकता है, इतनी क्षमता इसने विकसित कर ली है यूरेनियम संवर्धन करते हुए। इसके अलावा 400 किलोग्राम तक का उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार भी इसके पास मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा भंडार है। तो कहा जाता है कि आपने ये सारे जो काम किए हैं ये प्रतिबंधों के तहत आपने चीज़ों का उल्लंघन किया है, समझौता का उल्लंघन किया है, ये सबको आपको नहीं करना था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को परमाणु स्थलों से दूर रखना। तो जिस समय 2015 में समझौता किया गया था उस समय पहले ही कह दिया गया था कि आप अपने परमाणु संस्थानों तक IAEA के अधिकारियों को पहुंच देंगे, ताकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो निरीक्षक है वो आपकी अलग अलग साइट्स पे जाकर के ये इंस्पेक्ट कर पाएंगे कि क्या वास्तव में आपका कार्यक्रम परमाणु से संबंधित है या फिर आप केवल ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। तो ईरान ने मना कर दिया, मैं किसी को भी जाँच वाँच नहीं करने दूंगा, ना ही कोई मेरे देश में इस प्रकार का व्यक्ति आएगा। तो ये सारे बड़े कारण थे, माना गया कि आपने पूर्व समझौते का उल्लंघन किया और पूर्व समझौते के उल्लंघन की वजह से ही सब कुछ हुआ। पूर्ण प्रतिबंधों की वापसी, तो देखिए इसी को ही कहा जाता है स्नैपबैक। तो जिस तरह से आपने कंडीशन दिखाई है और चीज़ों को नहीं माना, बातें नहीं मानी समझौते की, तो 2015 के समझौते में कहा गया था कि समझौते की शर्तों का उल्लंघन होगा तो पुराने प्रतिबंध अपने आप वापस आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ और यूरोपीय देश फ्रांस, UK, जर्मनी ने माना है कि भाई अब ये तंत्र सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। तो इसी वजह से ये सब चीज़ अभी वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है और इसकी वजह से ईरान के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आ गई है। ईरान पहले से ही ऊर्जा, पानी की कमी, बजटीय घाटे और मुद्रा अवमूल्यन से परेशान है और दरअसल अब ये संकट और ज़्यादा गहराने वाला है, बड़ी परेशानी इसको देखने को मिलेगी। जैसे ही अनाउंस किया गया है कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर, तुरंत ही ईरान की मुद्रा रियाल में बड़ी गिरावट देखी गई है और 4% तक मुद्रा गिर गई है। आगे अभी और कितनी गिरेगी ये भी पता नहीं है। और वहीं आम जनता के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और आम जनता पहले से ही परेशान है, अब दरअसल आम जनता को और बढ़ी हुई
महंगाई का सामना करना पड़ेगा, बढ़ी हुई बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, और उसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि इसके समाज में अस्थिरता भी आ जाएगी। तो बहुत परेशानियां फिलहाल होने वाली है ईरान को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। सेशन इंपॉर्टेंट और सारी बातें भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वैश्विक व्यवस्था के बारे में। हालांकि प्रतिबंधों का ये दौर कोई नया नहीं है, प्रतिबंधों का ये दौर काफ़ी लंबे समय से जारी है, और हम देखते हैं कि 1979 के बाद से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी, और इस प्रकार फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए थे। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने व्यूज़ कमेंट में बताने के साथ ही क्या ये सही हुआ ईरान के साथ या नहीं, ये मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलहाल ईरान के पास क्या विकल्प है। तो देखिए, फिलहाल ऐसा हुआ है कि ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राजदूतों को वापस बुलाया बातचीत करने के लिए कि आप आइए ज़रा चीज़ों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबल है। हमारे से जो भी हो पाएगा हम हर मामले में सपोर्ट करेंगे, और अभी तक भी हम सपोर्ट ही कर रहे हैं। और ईरान बार बार यही कहता है कि जो यूरेनियम संवर्धन कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य कोई परमाणु बम बनाना नहीं है, बल्कि मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ ऊर्जा के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। दूसरी खास बात है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ईरान को अब NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी छोड़ देनी चाहिए। अगर ईरान इस ट्रीटी से बाहर आ जाएगा तो ईरान की जो बहुत सारी प्रतिबद्धताएं हैं और जो जिम्मेदारियां हैं ईरान की, वो जिम्मेदारियां प्रतिबद्धताएं खत्म हो जाएगी, तो उसको फायदा होगा। इसके साथ साथ ही रशिया और चाइना ने कहा है कि जो स्नैपबैक तंत्र है ये बहुत गलत है, तो इसकी वैधता पर इन लोगों ने प्रश्न उठाए। तो हो सकता है कि रशिया और चाइना ना माने स्नैपबैक इन सेक्शंस को, और ये दोनों देश सपोर्ट करें व्यापार और बाकी गतिविधियों में। इसके साथ ही रशिया के साथ में ईरान के संबंध जो है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशिया के साथ ईरान ने संबंधों को काफ़ी अच्छा कर लिया। तो हो सकता है रशिया इसको लगातार सपोर्ट दे और व्यापार में मदद करके आगे बढ़ा ले, और रशिया हो सकता है कि यहाँ ईरान के लिए भी एक ऑप्शन के रूप में रोल प्ले करे, और ऑप्शन के रूप में रोल प्ले करके चीज़ें इसकी सुधार दे, और वेस्ट के जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन सैंक्शंस से इसको उबारते हुए आगे ले जाए। ये भी पॉसिबिलिटी कंडीशन है। तो ये विकल्प है फिलहाल जो मौजूद है ईरान के पास। बाकी देखते हैं आगे पिक्चर में होता है क्या। बट फिलहाल एक ईजी सा क्वेश्चन आप लोग के लिए, जिस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर जरूर से देना है, और क्वेश्चन का आंसर देने के साथ ही आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग द हिंदू का सेशन देखना चाहते हैं हिंदी में, तो रोज सुबह जुड़िए हमारे साथ 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिस्ट के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी कराया जाता है। साथ ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी IQ के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो इसी वजह से आप लोग के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दिया गया है, और केवल 20,000 रुपये में आप लोग को फिलहाल स्टडी IQ के सारे बैचेस दिए जा रहे हैं। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो नज़दीक है, 29 हो चुकी है और कल 30 है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग एनरोल करके चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके चले। और KL Live कोड यूज़ करना है आप लोग को, अगर आप चाहते हैं कि यह बेस्ट डिस्काउंट आपको मिले, अदरवाइज प्राइस हाइक होगा। KL Live कोड आप यूज़ करेंगे तो 20,000 रुपये में आपको ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुँच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ हम लोग डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, साथ ही सर्च भी कर सकते हैं कुणाल कोटिया से, तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सारी महत्वपूर्ण बातें अच्छे से कर ली गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ, और ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।